Jeffrey Epstein file. Jeffrey Epstein. Pakistan's jailed former Prime Minister Imran Khan apparently has found a mention in the recently declassified Epstein files. जेफरी एप्स्टीन की ईमेल तहकीकात की मजीद दस्तावेजात जारी कर दी गई हैं। जेफरी एप्स्टीन वो नाम है जो कई सालों से हमें मीडिया पर सुनने को मिल रहा है, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स का जो जिक्र है वो अब बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है सोशल मीडिया पे। मुझे बहुत से मैसेजेस आए कि इस पर बात करें, और साथ साथ ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब रिसेंटली अंटिल वेरी रिसेंटली जेफरी एप्स्टीन की जो प्राइवेट कम्युनिकेशन थी ईमेल्स में, उसमें पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जिक्र आया, तो पाकिस्तान में भी एक बड़ी डिबेट चल पड़ी। तो तब हमने सोचा कि इस पर बात करेंगे, वक्त नहीं मिला, लेकिन इस पर बात करने का मकसद सिर्फ आपको अमेरिका में बैठे हुए एक क्रिमिनल जिसको मरे हुए भी तकरीबन 7 साल गुजर चुके हैं उसकी कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि अगर आपके पास पैसे हों, ताकत हों, और आपके पास ऐसे लोगों से राब्ते हों जो कि बड़े एलीट लोग हों, ताकतवर पोजीशंस पर बैठे हों, बहुत पैसे वाले लोग हों, तो कानून का जाल आप फाड़ कर भी बाहर आ जाते हैं। और चाहे वो कानून किसी भी दुनिया के मुल्क का हो, अमेरिका की तरह के मुल्क का ही क्यों ना हो, वहाँ भी ये जानते हुए कि आपने सैकड़ों ऐसी बच्चियों को इस्तेहसाल का, जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया जिनकी उम्र 18 साल से भी कम थी, उसके बावजूद भी आपको कुछ नहीं कहा जाएगा कई साल तक, दहाइयों तक। तो आज ज़रा आपको एप्स्टीन की कहानी सुनाते हैं। एप्स्टीन आइलैंड का जिक्र आपने बहुत मरतबा सुना होगा, और इसके अलावा बहुत सी फेमस पर्सनालिटीज़ जिसमें फिजिसिस्ट भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, एकेडमिक्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी हैं, एक्टर्स भी हैं, एथलीट्स भी हैं, कांग्रेसमैन भी हैं, और कुछ केसेस में प्रिंसेस भी हैं। ये सब के नाम किससे जोड़े गए? एप्स्टीन के साथ जोड़े गए। तो क्या था इस आदमी के पास ऐसा कि इसने इतनी ताकत हासिल कर ली, और वो था पैसा। 1953 में ये पैदा होता है। इसने मैथमेटिक्स और फिज़िक्स भी पढ़ा रखी है डाल्टन स्कूल मैनहट्टन के अंदर एक दौर के अंदर। उसके बाद में जब ये इन्वेस्टमेंट बैंकर बनता है, एक प्राइवेट मनी मैनेजमेंट फर्म सेटअप करता है, तो सबसे बड़ा जो पैराडाइम शिफ्ट था जो उसकी ज़िंदगी में आया, वो कब आया? जब इसने लेस्ली वेक्सनर के साथ रिलेशनशिप कायम किया, और ये उसका प्राइवेट बिजनेस मैनेज किया करता था। वहीं से इसने बहुत ज़्यादा एसेट्स बनाना शुरू कर लिए। इसकी प्राइवेट फर्म भी क्रिएट हो गई, इसने ऑफशोर कंपनीज़ भी बना ली, बेस्ट और प्राइम प्रॉपर्टीज़ ख़रीदना शुरू कर ली, प्राइवेट जेट्स ख़रीद लिए, यार्ड्स ख़रीद लिए। और फिर तो आपको पता है कि दुनिया की जो एलीट होती है उससे दोस्ती करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। ये पाकिस्तान की एलीट भी आपको आसानी से बता सकती है अपनी हरकत की बेसिस के ऊपर कि ऐसे गरीब तरीन मुल्क में बैठ कर भी कोई रोल्स रॉयस पर और लैम्बोर्गिनी पे बहुत दफ़ा मैंने ये देखा है पार्लियामेंट आ जाते हैं। तो यहाँ भी यही सूरत हाल थी जनाब कि उसने आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके इन्फ्लुएंशियल लोगों से दोस्तियाँ शुरू कर दी। और अब हुआ क्या कि एप्स्टीन आइलैंड के ऊपर कुछ ऐसी हरकत इन लोगों ने की जिसकी डिटेल बाहर आई, लोगों में शोर मचा, अदालत इन्वॉल्व हो गई, जस्टिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया, पब्लिक प्रेशर आ गया, सोशल मीडिया पे बातें फैलना शुरू हो गई। और अब ये सारा कुछ हुआ कहाँ पे? ये जनाब हुआ 2 जजीरों के ऊपर जो कि इस आदमी ने प्राइवेटली ख़रीद लिए। पहले जजीरे का नाम है लिटिल सेंट जेम्स और दूसरे का है ग्रेट सेंट जेम्स। 78 एकड़्स का एक जजीरा ख़रीदता है वर्जिन आइलैंड यूएस में, और 1998 में जजीरा ये ख़रीदता है जनाब $7.95 मिलियन देकर। इसके बाद में उसके साथ वाला नेबरिंग आइलैंड भी ख़रीद लेता है 165 एकड़्स का, जो कि $22 मिलियन में इसने ख़रीदा। वो इसीलिए कि ये चाहता ये था कि हमारी तमाम जो हरकत हैं इस पर किसी की नज़र ना हो, कोई आने जाने वाला ना हो, ना कोई पूछने वाला हो, ना कोई पुलिस हो, ना कोई नेबर हो, ताकि ये पता ना चले कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और प्राइवेट एक्सेस भी नहीं थी, पेट्रोलिंग पुलिस इसने वहाँ पर रखी हुई थी अपनी प्राइवेट, जो कि लोगों को उस जजीरे तक पहुँचने से रोकती थी। इवन स्क्यूबा डाइवर्स को रोकने के लिए वहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग हुआ करती थी। तो ये अपने प्राइवेट जेट पे इन बच्चियों को ले जाया करते थे वहाँ पे, और उसके बाद में एक्सप्लॉयटेशन करते थे, पार्टीज़ करते थे, और एग्जॉटिक किस्म का माहौल था। किसी ने आज तक अंदर से इस आइलैंड को देखा नहीं था, आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। और बताया गया, जो डिटेल सामने आई बाद में, कि इसमें पूल्स थे, लाइब्रेरीज़ थी, थिएटर्स थे, जिम्स थे, टेनिस कोर्ट्स थे, ये सब कुछ था। और एक स्ट्रेंज सा स्ट्रक्चर भी था, ब्लू कलर की एक बिल्डिंग खड़ी हुई थी एक हिल के ऊपर। और इसके अलावा जो इसका प्राइवेट जेट था बोइंग 727 ही यूज़ टू ओन हिमसेल्फ, ठीक है। तो लोलिता एक्सप्रेस इसको कहा करते थे। तो यहाँ पर ये इस पर विक्टिम्स को ले जाया करता था अपने साथ बेसिकली, और जो इसके वो लोग थे स्पेशल जो कि पार्टनर इन क्राइम थे। तो करते क्या थे जनाब? ये करते ये थे कि शॉपिंग मॉल्स में जाके, हाई स्कूल्स में जाके ये रिक्रूटमेंट करते थे, वहाँ से अपने टारगेट्स तलाश किया करते थे। अब वैसे तो इसकी बहुत से ऐसे लोग थे जो कि इसकी मुआवनत कर रहे थे, लेकिन आवाम के सामने जो नाम आता है, जो लोगों के सामने नाम आता है, वो सिर्फ एक नाम था, और वो नाम था गलेन मैक्सवेल। और कहा यह जाता था कि ये इसकी पहले गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी, लेकिन बाद में
ये इन तमाम लड़कियों का इंतज़ाम करती थी बेसिकली एप्स्टीन के लिए, और उसके जो दोस्त थे, कंटेम्प्रेरीज थे जो ये तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे उनके लिए। और उसकी प्राइवेट कम्युनिकेशन भी पब्लिश हो चुकी है। मैं उसकी डिटेल नहीं बता सकता, ना ही मेरा ख्याल है कि वो बताने के काबिल भी है कैमरे के ऊपर, जिस तरह की कम्युनिकेशन वो खातून कर रही थी लोगों के साथ। और एक कंट्रोवर्सी ये भी रही कि एक पिक्चर सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में बड़ी वायरल हुई, और उसमें क्या है कि 1990 की एक पार्टी है जिसमें इमरान खान साहब गिलेन मैक्सवेल के साथ खड़े हुए हैं। तो खान साहब के हवाले से भी जो ईमेल एक्सचेंज हुई उसकी भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कि किस किस के नाम इन कम्युनिकेशंस जिनका नाम है एप्स्टीन फाइल्स, उसमें इनका जिक्र है। अब माइंड यू के मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसके अलावा डाटा इतना ज़्यादा है कि उसको कई महीनों से एनालाइज कर रहे हैं, अब तक ख़त्म नहीं हो रहा। यानी कि जो बॉडी ऑफ एविडेंस है वो इतना बड़ा है इस केस के अंदर कि कहा जाता है कि 300 GB का तो सिर्फ डाटा ही है, जो फाइल्स की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है। इसके अलावा 1 मिलियन प्लस डॉक्यूमेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनको स्किम थ्रू किया जाना है। तो बहुत ही बड़ा स्कैंडल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब तक सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग सामने आया, बाकी कुछ सामने नहीं आया। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जिनका जिक्र है एप्स्टीन फाइल्स, जब अब तक जितने डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हो चुके हैं उसमें बिल क्लिंटन है, डोनाल्ड ट्रंप है, इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहूद बराक हैं, टोनी ब्लेयर हैं, एक्स ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, एल गॉर हैं जिनके बारे में बाद में क्लैरिफिकेशंस भी आई कि उन्होंने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया। प्रिंस एंड्रू तो पब्लिक सेटलमेंट भी कर चुके हैं, सो इट वाज एविडेंट दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ दिस रैकेट। इसके बाद में सारा फर्ग्यूसन है जो कि फॉर्मर डचेस हैं यॉर्क की, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट वाले, और इसके अलावा रीड हॉफमैन भी हैं जो लिंक्डइन के को फाउंडर हैं, स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, साइंटिस्ट हैं, लॉरेंस क्रॉस फिजिसिस्ट हैं, इसके अलावा मैरविन मिन्स्क हैं जो कि एक MIT के साइंटिस्ट हैं। अब ये सब कोई जाहिल और बदतमीज़ और बारबेरिक किस्म के लोग नहीं हैं, हैवीली और हाईली एजुकेटेड और कल्चर्ड लोग भी इसमें आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा नॉम चॉम्स्की हैं जिनके बारे में बहुत बड़ा एक रूमर क्रिएट हुआ और बाद में तस्वीर उनकी आ गई प्राइवेट जेट में बैठे हुए। हॉलीवुड से डिकैप्रियो हैं, केट ब्लैंकेट हैं, कैमरन डियाज़ हैं, माइकल जैक्सन हैं, केविन स्पेसी हैं, और भी बहुत से नाम होंगे। और इसके बाद में पाकिस्तान से सिर्फ इन ईमेल्स में इमरान खान का नाम शामिल है और किसी का नहीं है। अब माइंड यू, जिसका नाम इन कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स में शामिल है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब गिल्टी हैं। मैं देख रहा हूँ कि इस केस को लेकर सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा फेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही है, लेकिन अगर आप किसी पब्लिक स्पेस में गए हैं और वहाँ आपका किसी से इंटरेक्शन हो गया और एक कम्युनिकेशन लाइन क्रिएट हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आदमी भी इसके साथ मिलकर यही सब कर रहे थे। तो ये आपने इस सारे वीडियो में याद रखना है कि जिसका जिक्र हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व था, बल्कि वो इन कम्युनिकेशन फाइल्स का हिस्सा है। ये इसी तरह कि मैंने कहीं चोरी कर ली है, लेकिन मेरा व्हाट्सएप रिकॉर्ड देखा जाए तो मेरे 100 लोगों से गुफ्तगू चल रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो सब के सब चोरी में इन्वॉल्व है, नहीं पता। तो ये आपने एज अ डिस्क्लेमर याद रखना है। इन फाइल्स के मुताबिक 11 से 14 साल की बच्चियां ये हंट किया करते थे। इसके बाद में ट्रैफिकिंग पिरामिड बनाया हुआ था कि इकोनॉमिकली वल्नरेबल बैकग्राउंड्स की ख़वातीन को ट्रैप करके उनसे कहते थे कि और लड़कियों को भी लेकर आओ, फिर पैसे दिया करते थे उनको। और ये जो लोकेशंस हैं जिनको पेडोफाइल आइलैंड्स भी कह सकते हैं, बेसिकली कहा गया है, यहाँ पर प्राइवेट जेट से ट्रांसपोर्ट होती थी, कोई और तरीक़ाकार नहीं था यहाँ तक पहुँचने का। और साथ साथ ये कि ये स्कैंडल सामने किस तरह आया, ये इस तरह आया कि सबसे पहले तो टाइमलाइन ये है कि लेट 80s से ही इनकी कार्रवाइयाँ वैसे शुरू हो गई थी। ये आइलैंड बाद में परचेज़ किए, पहले कोई और लोकेशंस थी। 1992 में डाटा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप से इनकी दोस्ती होती है और उनके इंटरेक्शन भी हुए। 1996 सितंबर में मारिया फार्मर नामी एक खातून थी जिसने ये रिपोर्ट किया FBI को बेसिकली कि एप्स्टीन साहब जो है ना वो बच्चों के साथ ये सब कुछ करते हैं, अंडर एज बच्चों के साथ। लेकिन उसके बाद में कुछ भी नहीं किया किसी ने, ठीक है। और 1998 में ये आइलैंड ख़रीदना शुरू कर लेते हैं। 2004 में ये बताया गया कि ट्रंप और एप्स्टीन की लड़ाई हो गई, इनके ताल्लुकात ख़त्म हो गए। वो कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन मार्च 2005 में ये प्रोसीडिंग शुरू होती है। बेसिकली पाम बीच पुलिस जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, और उसके बाद में 2006 में एक ग्रैंड जूरी जो है वो एप्स्टीन को चार्ज करती है, जिसमें वो ये कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन को असिस्ट किया, इस आदमी ने ट्रैफिकिंग की है। और 2008 में जाके वो हैरान कौन एग्रीमेंट होता है जिससे पता चलता है कि कितनी शफाफियत है कवानीन के अंदर। और वो ये था कि 2008 में नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट हो जाता है जनाब इसके साथ। 1996 से उनको मालूम है कि ये आदमी इस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन 2008 में जाके ये प्रोसिक्यूशन मुकम्मल होती है पहले तो, और उसके बाद मल्टीपल चार्जेस के बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ 13 महीने की कैद मिलती है इसको। और उन 13 महीने की कैद के अंदर भी ये जनाब किस तरह रहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में नहीं एलीट क्रिमिनल होते, वो इस तरह रहते हैं कि इनको अनप्रेसिडेंटेड वर्क रिलीज़ प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। यानी कि ये हैं जेल में, लेकिन ये एक हफ़्ते में रोज़ाना 12 दिन बाहर जाके अपने दफ्तर में काम कर सकते हैं और वापस आएंगे फिर ये।
यानी कि आधा दिन जेल से बाहर 6 दिन, सिर्फ एक दिन 24 घंटे की जेल, और वो भी सिर्फ 13 महीने की, जिसमें से असल 16 महीने थे, 3 महीने और कम करवा लिया इन्होंने। अब इन्हीं चार्जेस के ऊपर जो बाकी क्रिमिनल थे उनको 30-30 साल की कैद हुई, लेकिन इसने क्या किया, सिर्फ 13 महीने कैद काटी और उसमें से भी आधा वक्त जेल से बाहर गुजारा और उसके बाद में छूट गया। ये है जस्टिस सिस्टम का हाल। और ये जो एग्रीमेंट किया, नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट, इसके तहत जो बाकी लोग इन्वॉल्व थे इसके रैकेट में, उनके नाम ही सामने नहीं आए। यानी कि आप ये देखिए कि वफाक की तरफ से एक इदारा आपको कहे कि ठीक है, जो जो आपके साथ क्राइम में इन्वॉल्व था उसका नाम हमें ना बताएं, विच इज़ शॉकिंग टू द कोर कि इतना इन्फ्लुएंस एक आदमी का कि उसके लिए कानून को ही तोड़ मरोड़ दिया गया और उस पर कानून का इतलाक़ ही नहीं हुआ। अब इसके आइलैंड पे जो लोग काम करते थे, 100 से ऊपर का स्टाफ था, और वहाँ पर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स करके ये लोगों को लाया करता था, जो कि वर्कर थे, कुक थे, शेफ़ थे, क्लीनर्स थे, मैनेजर्स थे, सिक्योरिटी स्टाफ था। उन सब से एग्रीमेंट करते थे कि बाहर जाके किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से एग्रीमेंट्स करके ये एम्प्लॉयज़ को साइलेंस करवा दिया करते थे और कोई जाकर बताता नहीं था कि वहाँ पर होता क्या है। 2009 में जेल से छूटने के बाद भी 2010 में अमेरिका के न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में प्रिंस एंड्रू के साथ दोबारा से एक तस्वीर आती है एप्स्टीन की। यानी कि प्रिंस एंड्रू को तब भी नदामत नहीं होती कि एक पब्लिकली डिक्लेयर्ड क्रिमिनल है, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें खिंचवाई गई। 2011 में वर्जीनिया जॉफर, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट एंड इवन इफ आई एम नॉट, इट्स टोटली फाइन, ये खातून जब मंजर आम पर आती है और एक तस्वीर रिलीज़ करती है प्रिंस एंड्रू के साथ कि प्रिंस एंड्रू ने किस किस तरह मेरा इस्तेहसाल किया, तो उसके बाद में वो चार्ज किसको करने का कहती है, गिलेन मैक्सवेल को। और गिलेन मैक्सवेल को जब वो सू करती है, उसके बाद में अदालत की तरफ से ये हुक्म आता है कि डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये इस पर एक थॉरो रिसर्च की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। और मायामी हेरल्ड जो है वो 2018 के अंदर स्वीट हार्ट डील की डिटेल पब्लिश करता है, ठीक है, जिसमें फेडरल प्रोसिक्यूटर जो था अलेक्जेंडर अकोस्टा, वो भी ज़ेरे अताब आ जाता है जनाब। और इन तमाम सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के बाद 2019 में एप्स्टीन को अरेस्ट कर लिया जाता है न्यू जर्सी में, और फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग का चार्ज लगता है इसके ऊपर, मल्टीपल अंडर एज ख़वातीन के साथ ये हरकत करने का चार्ज लगता है। और अलेक्जेंडर अकोस्टा, जिसने 2008 वाली ये इनफेमस डील करवाई थी कि फेडरल प्रोसिक्यूशन ही नहीं की एक मुलजिम की, हालांकि वो मुजरिम था, उसके बावजूद वो एज अ लेबर सेक्रेटरी रिज़ाइन कर देता। यानी कि हुकूमत के अंदर भी लिंक्स थे जो इसको एहतसाब होने से इसका बचाते रहे कई अरसों तक, क्योंकि उसके बदले वो भी इनसे फेवर्स लिया करते थे एलिजिडली, और साथ साथ ये कि वो बहुत ताकतवर आदमी था, दोस्ती निभानी थी, तो ये सब हो रहा था। अगस्त 10, 2019 को एप्स्टीन साहब जेल में मुर्दा पाए जाते हैं और बताया जाता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद कंस्पिरेसी थेरीज़ का एक सैलाब आ जाता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ताकतवर तरीन लोगों को मालूम था कि अब एप्स्टीन के मुंह से वो नाम निकलेंगे जो वो छुपा रहा था पहले, और सब फंस जाएंगे, इसीलिए इसी का सफाया कर दिया जाए, ये बहुत बेहतर है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा इसका कोई एविडेंस मौजूद है, ये कंक्लूड आपने करना है, ऑब्जर्व आपने करना है, ओपिनियनेट आपने होना है इसके ऊपर। लेकिन ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि अगर एप्स्टीन को दोबारा सज़ा होती 2019 में, तो 45 साल की तकरीबन सज़ा होती, और तकरीबन 100 से ज़्यादा विक्टिम्स जो हैं उनके तरफ से दर्ज जो मुकदमात होने थे, जिन्होंने बाहर आके इसका नाम लेना था, उसमें इन्वेस्टिगेशंस होती, मज़ीद डाटा बाहर आता। और साथ साथ ये कि इसने सेल्फ़ हार्म की एक कोशिश भी की थी, लेकिन इसके बावजूद ही वॉज रिमूव्ड फ्राम दैट लिस्ट, इसको उस लिस्ट से हटा दिया गया जहाँ किसी ऐसी मुलजिम को 24 घंटे मॉनिटर किया जाता है जिसका खदशा ये हो कि वो अपने आप को नुकसान पहुँचा लेगा। उस लिस्ट से इसको हटा लिया। CCTV फुटेज जो सामने आई उसके सेल के बाहर की, कई घंटों तक कोई देखने भी नहीं गया उसकी बॉडी मिलने से पहले, यानी कि देयर वाज सम ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल। तो इस तरह से एप्स्टीन साहब का हो गया सफाया। गिलेन मैक्सवेल जो थी उसको 2020 में 20 साल की सज़ा हो गई, और प्रिंस एंड्रू, जिनकी एक छोटी सी बच्ची के साथ तस्वीर सर्कुलेट की, इसका नाम मैंने बताया वर्जीनिया था, 2022 में उन्होंने इस विक्टिम को जिनसी तौर पे तशद्दुद करने की बुनियाद के ऊपर इसके साथ सेटलमेंट कर ली, क्योंकि तब वो 17 साल की थी, इसीलिए सख्त कानून का नफाज होता अगर वो ना करते। चैरिटेबल डोनेशन दी उसको और उसका भी मुंह बंद करवा दिया, और उस खातून ने गुज़श्ता साल 25 अप्रैल 2025 को 41 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी का खुद ही खात्मा कर लिया, किसी को नहीं पता क्यों। इसके साथ साथ एक और आदमी जो कि फ़्रेंच सिटीज़न था, जिसका नाम ब्रुनेल था, जिसको असिस्टेंस का चार्ज मिला कि उसने भी इस सारी ट्रैफिकिंग का हिस्सा बन के सपोर्ट किया है एप्स्टीन को, उसको फ्रांस में जेल होती है, वो उस जेल में अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेता है। तो एक चीज़ आप देखिए कि इस स्कैंडल में जिसका नाम सामने आता है वो एक एक करके एक ही तरीके से मर रहा है, ठीक है। अब या तो कलेक्टिव डिप्रेशन या गिल्ट है, या फिर एक्सटर्मिनेशन है। JP मॉर्गन चेस जो बैंक है उसको भी $75 मिलियन की सेटलमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि उसको भी मालूम था कि एप्स्टीन क्या कुछ कर रहा है, उसके बावजूद उसके अकाउंट्स होल्ड नहीं किए और बेतहाशा कैश फ्लोस चल रहे थे, नहीं रोका उसको। इन टोटल
$121 मिलियन अब तक 100 मुतासरीन को दिए जा चुके हैं इस केस के अंदर, जो इसको तारीख का सबसे बड़ा केस बनाता है सेटलमेंट्स के लिहाज से। एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी डोनाल्ड ट्रंप से मुतल्लिक थी, और वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन का क्या ताल्लुक है। डेमोक्रेट्स इल्ज़ामात लगा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि ये सपोर्ट करता है उसको, और ये भी स्कैंडल का हिस्सा है। आपको मालूम होगा कि पिछले साल बहुत ही प्यारे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के यानी कि इलॉन मस्क, उन्होंने ट्वीट कर दिया था और उन्होंने पब्लिकली कहा कि ये इसीलिए डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं कर रहा है एप्स्टीन फाइल्स के क्योंकि ये भी इन्वॉल्व है, इसका भी नाम है अंदर। बाद में वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया था। तो होता है इस तरह से जनाब के ट्रंप और एप्स्टीन का मामला ये है कि 2002 का एक इंटरव्यू है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ही वॉज अ टेरिफिक गाय, जो ट्रंप का स्टाइल है, टेरिफिक गाय, ग्रेट गाय, अमेजिंग गाय, तो टेरिफिक गाय। और साथ ये कहता है कोट एंड कोट, ही शेयर्ड एन इंटरेस्ट विद मी, एन इंटरेस्ट इन वुमेन, और उसके बाद में कहता है ब्यूटीफुल एंड अ बिट ऑन द यंगर साइड, कि एप्स्टीन को भी मेरे वाला एक शौक़ है और वो है ख़वातीन का, लेकिन एक फ़र्क ये है, फ़र्क तो नहीं वैसे, लेकिन साथ ये मेंशन करता है, और वो ख़वातीन जो थोड़ी सी जवान हो। अब कितनी जवान हैं वो ख़वातीन, ये हमने बाद में देख ली है, 11 से 14 साल के दरमियान में था। वैसे एप्स्टीन को भी अगर पाकिस्तान का इल्म होता ना कि यहाँ पे एक फार राइट की पार्टी सड़कों पे आके एहतजाज करती है कि 18 से कम साल की बच्चियों से हमने शादियाँ ज़रूर करनी है, उसे अगर पता होता तो वो यहाँ आके उस पार्टी में शामिल हो जाता, कोई मसला ना होता उसको। लेकिन चलें ठीक है। तथा कि डाटा ये बताता है कि 1993 से 1996 के दरमियान ये जो 3 साल थे, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन के लोलिता एक्सप्रेस वाले जहाज़ पे 8 मरतबा सफ़र किया, जिसमें से 1-2 बार उसकी फ़ैमिली भी उसके साथ मौजूद थी, डोनाल्ड ट्रंप की उस वक्त की वाइफ, और 1 मरतबा सोलो ट्रैवल भी किया था। और 14 साल की एक विक्टिम थी बेसिकली 2020 में, जिसने ये कहा कि एप्स्टीन ने उसे ट्रंप से मिलवाया था, लेकिन उसने एक्यूज़ नहीं किया ट्रंप को कि ट्रंप ने कुछ गलत किया है। अब ट्रंप ने ये मेंटेन किया हमेशा कि 2004 में मेरा ताल्लुक़ एप्स्टीन से इसीलिए ख़त्म हो गया कि एक तो मेरा मारा-लागो क्लब जो था उसके ऊपर जो स्टाफ था मेरा, यानी कि फ़ीमेल जो स्टाफ था, एप्स्टीन उनको हरास किया करता था, इस बात पे लड़ाई हुई। और दूसरा ये कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिसको ख़रीदने के लिए, पाम बीच पर इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए ट्रंप और एप्स्टीन दोनों कम्पीट कर रहे थे, उस पर लड़ाई और बढ़ गई। तो इस वजह से इनकी दूरियां हो गई जनाब आपस में। इस सारे फियास्को के अंदर सिर्फ एक मरतबा कोई विक्टिम खुल के सामने आया, और 2016 में एक लॉ सूट हुआ ट्रंप और एप्स्टीन दोनों के ख़िलाफ़ सेक्सुअल मिसकंडक्ट को लेके, लेकिन बाद में ये पता चला कि धमकियां और प्रेशर की बुनियाद पे उस केस को वापस ले लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स का एक्ट भी पास किया और ये कानून साजी की सवीर प्रेशर में आके कि तमाम डाटा पब्लिक किया जाए, जिसका कुछ हिस्सा पब्लिक हुआ है, बाकी अब भी रहता है कानून की वायलेशन उसमें भी हो गई। लेकिन US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिपीटेडली ये कहा है कि ट्रंप के खिलाफ जो बयानात दिए जा रहे हैं, जो डेमोक्रेट्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो सब का सब झूठ है, ये इस स्कैंडल में बेकसूर है। अब आ जाए इमरान खान साहब के ऊपर। तो बात यह है कि एक तो गिलेन मैक्सवेल के साथ पिक्चर वायरल हुई, उससे कंट्रोवर्सी बन गई, और दूसरा ये कि अब ये जो प्राइवेट मीटिंग्स का रिकॉर्ड है ना जनाब, ये इमरान खान साहब को मेंशन करता है, जिसके बाद में डिबेट शुरू हो गई। अब हुआ इस तरह से कि 31 जुलाई 2018 की ईमेल्स हैं एप्स्टीन की किसी अननोन कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ, यानी कि ये नहीं पता कि वो ये ईमेल्स भेज किसको रहा है, लेकिन 31 जुलाई 2018 की ईमेल्स हैं, और ये वो वक्त है जब PTI पाकिस्तान में इलेक्शन जीत गई थी, उसके फौरी बाद का वक्त है। और इन ईमेल्स में जो जिक्र किया जाता है, अब वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि एप्स्टीन ने किस तरह इमरान खान का जिक्र किया और उसमें क्या कुछ शामिल है। तो पहली बात यह है कि ये सिर्फ इमरान खान का जिक्र नहीं कर रहा था, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात कर रहा है किसी रिस्पॉन्डेंट के साथ। 4:04 पे ईमेल करता है और कहता है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैड बीन kind so far, and added the remark how the US involves itself in other elections. In a subsequent message, Epstein wrote, Mr. Putin has not pointed out assassinations to overthrow governments, coup funding. Imran Khan in Pakistan, a much greater threat to peace than Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Khamenei, China's President Xi और मिस्टर पुतिन। कहता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अगर मैं बात करूं तो वो दुनिया की तबाही के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं एर्दोगान से, खामेनेई से, ईरान वाले, या फिर व्लादिमीर पुतिन से। आगे कहता है When the correspondent asked the populist in Pakistan, जब आगे से जवाब ये मिला कि इमरान खान कौन, वो पाकिस्तान वाला पॉपुलिस्ट, तो एप्स्टीन जवाब देता है रियली बैड न्यूज़, कि हाँ बहुत बुरी खबर है कि वो इलेक्शन जीत गया है। और एक और ईमेल में कॉरेस्पॉन्डेंट पूछता है द क्रिकेट प्लेयर, वो जो क्रिकेटर था, रेस्पॉन्डेंट पूछता हाउ कैड ही बी वर्स दैट द इस्लामिस्ट, टू विच एप्स्टीन रिस्पॉन्डेड, यानी कि एप्स्टीन जवाब देता है कि हाँ वही इस्लामिस्ट, उसी की बात हो रही है। आगे से कहता है मेक्स डोनाल्ड ट्रंप लुक लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन इनकेपेबल ऑफ ट्रूथ डिवाउट इस्लामिस्ट। कहता है कि इमरान खान को देख के तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी ना एल्बर्ट आइंस्टाइन जितना इंटेलिजेंट है, इतना डफर आदमी है। ये एप्स्टीन साहब फरमा रहे हैं खान साहब के बारे में। और इसके बाद में लिखता है, एप्स्टीन आगे लिखता है कि ही यानी कि मिस्टर खान वाज मैरिड टू टू फ्रेंड्स ऑफ माइन, वन डॉटर ऑफ जिमी गोल्डस्मिथ, सुपर वेल्दी टेक ओवर गाय, फोर्स हर टू कन्वर्ट वैको। यानी कि मैं इसको जानता हूँ, इसने मेरी 2 दोस्तों से शादियाँ की हुई हैं,
अब पहली तो जमायमा साहिबा हैं जिसका उसने नाम ले लिया कि गोल्ड स्मिथ की बेटी, दूसरी का अब हमें नहीं पता। अब हम ये नहीं कह सकते कि रेहाम खान साहिबा की बात हो रही है, लेकिन शादियाँ बुशरा साहिबा से पहले 2 ही हुई हैं और वो आपको पता है जमायमा साहिबा और रेहाम साहिबा हैं। अब ज़ाहिरी बात है फ़िल वक्त बुशरा साहिबा तो कभी ना बाहर गई, ना उस सर्कल का कभी हिस्सा रही, तो ना ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि सेकंड वाइफ वो किसको कह रहा है, और कहता है कि उसको भी इस्लाम कबूल करवा दिया और बहुत ही ऑकवर्ड इंसान है। आगे कहता है, इट फॉलोज योर प्रोडिक्शन अराउंड कल्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, ही इज़ अ क्रिकेट कैप्टन नॉट अ चेस प्लेयर बट ही इज़ गुड एट राउजिंग द क्राउड। कहता है कि तुमने सही कहा था कि कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी आवाम को पागल बना लेती है। वो क्रिकेट का कप्तान है, चेस प्लेयर नहीं है, यानी कि वो सिर्फ सीधा सीधा सोच सकता है। जो सियासत की चेस है वो बिल्कुल और गेम होती है, लेकिन हाँ एक काम उसको आता है और वो है जत्थों को और लोगों को बेवकूफ़ बनाना। ये है जनाब तमाम कन्वर्सेशन। इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि इमरान खान साहब वहाँ जाकर कुछ करते रहे। वो कभी एप्स्टीन आइलैंड पर गए, उनकी इनसे दोस्ती भी रही, किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए ये सारी एक्यूजेशंस फ़ॉल्स हैं, ये सारे इल्ज़ामात फ़ॉल्स हैं कि वो भी इस रैकेट का हिस्सा रहे। हाँ अगर मज़ीद डॉक्यूमेंट बाहर आ जाएँ तो तब कोई बात हो सकती है। उससे पहले अब तक के जितने डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं उसमें खान साहब इज़ नॉट गिल्टी एट ऑल बाय एनी मीन्स। एक इंटरव्यू को लिंक किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, मैंने देखा है वसीम अकरम साहब के जो एक पॉडकास्ट पे जाते हैं और वो कहते हैं कि हम एक दफ़ा गयाना में क्रिकेट खेल रहे थे, तो वहाँ से वो और एक फ़ेलो क्रिकेटर को खान साहब एक प्राइवेट जेट में एक आइलैंड के ऊपर लेकर गए और वहाँ पे हम बोटिंग करने चले गए। खान साहब कहीं अंदर चले गए और कई घंटों बाद वो बाहर आए और फिर हम वापस आ गए और कोई खातून हमें लेके गई जिसके बाप का वो जजीरा था। So he took us and one of his friends, she, a female, took us to the airport and she had her own plane. So we sat on a private plane, about 45 minutes ride into a deserted island. There was a runway there and apparently the island was owned by her dad. अब ये कहानी को बड़ा लोग पिच कर रहे हैं कि देखो ये बड़ी सिमिलर है। एक आइलैंड है, प्राइवेट जेट है, एक खातून उनको लेके जा रही है और वहाँ पे वो गायब हो जाते हैं और फिर वापस आते हैं। लेकिन इसमें भी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं। अब हम यहाँ पर भी कोई सॉलिड बात नहीं कर सकते, ना हमें करनी चाहिए। फिलवक्त केस की सूरत हाल जनाब ये है कि ये एक्ट पास करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ज़िम्मेदारी थी कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम डाटा को पब्लिक करे, लेकिन नहीं किया गया वो डाटा पब्लिक। और जो तारीख़ यानी कि जो डेडलाइन दी गई थी कि डाटा पब्लिक आपने हर सूरत करना है, वो कब तक करना था? 19 दिसंबर 2025 तक करना था। लेकिन उसके बावजूद भी ये डाटा पब्लिक नहीं हुआ और जितना हुआ उसमें से मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट्स रिडैक्टेड हैं। यानी कि एक कागज़ है जिसके आधे सफ़े गायब हैं, आधा लिखा हुआ है, आधा डिस्ट्रॉयड है, आधा लिखा हुआ है, आधा डिस्ट्रॉयड है। अब ये नहीं पता कि ये जानबूझकर किया जा रहा है या डॉक्यूमेंट्स इस तरह ही डिस्ट्रॉयड हालत में मिले थे इनको, लेकिन पढ़ने के काबिल नहीं है आधे से ज़्यादा। यानी कि लग ही रहा है कि अब भी छुपाया जा रहा है बहुत कुछ। 1000 पेजेस जो हैं वो मैक्सवेल और जो केस था वर्जीनिया जॉफर का, उसका पब्लिश हो चुका है। जुलाई 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI कहती है कि मज़ीद डॉक्यूमेंट्स हम पब्लिसाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये विक्टिम्स को हार्म कर सकता है। लेकिन 24 दिसंबर 2025 तक की अगर मैं बात करूँ तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह कहा कि हमें कुछ हफ्ते और दे दें। जो कानून साजी हुई है उसके बाद हमें इल्म हुआ है और कांग्रेस को DOJ ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह बताया है कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख और डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं जो अभी हमने सारे नरेट करने हैं। तो सोचिए कि कितना एविडेंस, कितना डाटा आगे सामने आएगा। तो जनाब ये है पूरा स्कैंडल जो कि हमने आपको बता दिया। ये है पूरी कहानी। बहुत से अभाम हमने दूर कर दिए होंगे, हमें उम्मीद है, लेकिन इन लोगों की भूख और हवस देखिए, ये दरिंदे बन जाते हैं। समझ से बाहर है कि किस तरह का कोई इंसान होगा जो कि फोर्सफुली विक्टिम्स का ये हशर करे, जो कि 18 साल की भी नहीं है। भाई तुम कौन सा कोई अफ़गानिस्तान में रहते हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, एक लिबरल ओपन सोसाइटी में तुम जिंदा हो, तो इंसानों वाले काम कर लेते। कंसेंट से तुम्हें क्या मसला था? लेकिन ये जहनी अमराज होती हैं बहुत से लोगों के अंदर। और सोशल मीडिया पैटर्न्स भी, जो टॉप सर्चेज़ होती हैं ना, जाकर आप देखिए वेबसाइट्स के ऊपर जो एक्सेसिबल नहीं होती, तो वो भी यही दिखा रही होती हैं आपको। जितना मॉरल इंसान लगता है उतना होता नहीं है। और ताकत जो है वो सबसे ज़्यादा इम्प्यूनिटी क्रिएट करती है। वो जो कोट हम हमेशा पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यहाँ पर बिल्कुल वही राइज होता है। और साथ हेडोनिज़म जो वेस्टर्न सोसाइटी का सबसे बड़ी बीमारी है ना, फ़न फ़न फ़न, हर वक्त सिर्फ हमें डोपामिन मिलती रहे, हम इंजॉय करते रहें, हम पार्टियाँ करें, हम ड्रंक रहें 24 घंटे, हम ड्रग्स करें। तो वहाँ की जो एलीट हेडोनिज़म का शिकार है, ये उसका सबसे बड़ा ब्लोबैक है। एरिस्टोटल ने कहा था, ग्रेटेस्ट क्राइम्स आर कमिटेड बाय एक्सेसेस एंड नॉट बाय नेसेसिटी। यानी कि सबसे बड़े जुराइम जो होते हैं वो ज़रूरियात पूरी करने के लिए नहीं होते, बल्कि वो ज़रूरियात से तजावुज़ करके एक्सेस में कमिट किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही है।
तो जनाब ये लेसन आपको ये मिलता है कि सीक्रेसी जो होती है, इन्फॉर्मेशन को छुपाना जो होता है, वो सिर्फ़ एक जुर्म पे पर्दा नहीं डालता, बल्कि वो आगे आने वाले हज़ारों जुर्म को इनेबल भी कर देता है, उन जुराइम को इनेबल भी करता है। पाकिस्तान जैसी रियासत जहाँ पे ताकतवर कुछ भी कर सकता है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन छुपाई जाती है, आवाम के सामने नहीं लाई जाती। देखिए कि ट्रंप जैसा आदमी जो ख़ुद इसमें शामिल है, ज़बरदस्ती उसको भी कुछ ना कुछ पब्लिक करना पड़ रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इतने तगड़े हैं, आवाम इतनी तगड़ी है कि गर्दन के ऊपर छुरी आ चुकी है अब, और करना पड़ रहा है उनको। तो सीक्रेसी इस तरह से डिस्ट्रॉय करती है, और साथ साथ एक्सट्रीम वेल्थ जो है वो यूज़ की जाती है विक्टिम्स को साइलेंस करने के लिए। टेक अवे ये है कि हर वो स्कैंडल जिसको आपसे छुपाया जाए उस पर प्रेशर क्रिएट करें, गुफ्तगू करें, डिस्कोर्स करें। सोशल मीडिया का ये कमाल है आजकल के दौर में, पुराना दौर नहीं है कि एक PTV हो बाकी सबकी ज़बान बंद कर दी जाए। तो जितने भी इस नौइयत के स्कैंडल हैं, पब्लिक प्रेशर के सामने घुटने टेक सकते हैं, अदरवाइज़ कानून उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।